जनरल कासिम सुलेमानी को आज उनके आबाई शहर किरमान में सुपुर्द-ए-लहद किया जाएगा। इस बीच खबर है कि उनके जुलूस जनाजा के दौरान भगदड़ मच गई है, जिसके सबब मुतादिद अफराद हलाक और जख्मी हुए हैं। जनरल कासिम के जनाजे का जुलूस सुबह से किरमान में निकल रहा है। जुलूस में लाखों अफराद शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त माहिर आलमी उमूर मुहिबुल हक इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुहिबुल हक साहब, आपका खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अमेरिका ने ये एक्सट्रीम स्टेप उठाया और अब जिसका रिस्पॉन्स हम पूरे दुनिया में देख रहे हैं, तमाम तर लोग जो है इस वजह से काफ़ी ज़्यादा गमो गुस्से में हैं और ईरान भी जो है अब चुप बैठने वालों में से नहीं है, जिस तरह की बातें वो कर रहा है। इस स्टेप को आप किस तरह से देख रहे हैं? इस तरह से जो कदम उठाया अमेरिका ने, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? सबसे पहले बात, ईरान एक सॉवरेन नेशन स्टेट है, इराक खुद एक सॉवरेन नेशन स्टेट है। वहाँ पे अमेरिका ने जिस तरह से एक यानी कासिम सुलेमानी की जो पोजीशन थी, एक नेशनल हीरो की पोजीशन थी ईरान में, उनको एक ड्रोन अटैक के जरिए मारा। ये दहशतगर्दी है, ये अमेरिकी दहशतगर्दी है और इंटरनेशनल लॉ इसकी इजाजत नहीं देता। और जो इंटरनेशनल नॉर्म है नेशन के बीच में, ममालिक के बीच में, उसका खुला हुआ वायलेशन है। तो जाहिर सी बात है, ईरान के जो हालात हैं, कोई भी ये समझ सकता है कि डोमेस्टिक कंपल्जन ये है कि ईरान रिटेलिएट करे और रिटेलिएट इस तरह से करे कि जो लोग हैं वहाँ के ईरान के, उनको कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो कि उनकी गवर्नमेंट ने अपने नेशनल हीरो के ब्लैक दहशतगर्दी के मर्डर को किसी तरह से भूला नहीं है। ये ईरान का डोमेस्टिक कंपल्जन है। पब्लिक ओपिनियन को सेटिस्फाई करना होगा, लोगों के इमोशंस को सेटिस्फाई करना होगा। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो टेंशन है ये स्कैलेट होगा और ईरान के पास इसके अलावा कोई चॉइस नहीं बचती कि वो किसी न किसी तरह का रिटेलिएशन शो करे। मुहिबुल हक साहब, जिस तरह से अमेरिका को जो बाद में बयान आया, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से कहा कि हम तो वॉर को रोकने के लिए ऐसा किया, तो लेकिन जिस तरह से अब ये जो मामला पूरा अब तस्वीर जो सामने आ रही है, ये वॉर को रोकने के लिए नहीं बल्कि अब तो ऐसा लग रहा है कि वॉर को एक तरह से उसको एक रीज़न देने के लिए जो है ये सारे कदम उठाए गए। देखिए, ये बड़ी अजीब सी बात है। हमें एक बात याद रखना चाहिए कि जब इनका बिल क्लिंटन का मामला था, लेविन्स्की के मामले में जब वो फंसे थे और उनकी इम्पीचमेंट की हालत थी, तब भी उन्होंने इराक पे मिसाइल दागा था। अब जब इम्पीचमेंट का मामला है डोनाल्ड ट्रंप का और नेशनल लेवल पे अमेरिका में उनकी पॉपुलैरिटी में मुसलसल जब कमी आ रही है, तो ये अमेरिका हमेशा से ये करता है ऐसे मौके पे, अमेरिकन प्रेसिडेंट के इलेक्शन सामने देखते हुए, इम्पीचमेंट के प्रोसेस को सामने देखते हुए एक आर्टिफिशियल टेंशन क्रिएट किया गया, अननेसेसरी, अनवारंटेड, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। कासिम सुलेमानी कोई दहशतगर्द नहीं थे, वो एक रेगुलर आर्मी को लीड करते थे ईरान की। और ऐसी हालत में अगर नेशनल लेवल पे मैसेकर किया जाए, नेशनल लेवल पे अगर यानी जो लेजिटिमेट मिलिट्री कमांडर्स हैं उनको अगर मारा जाए, तो अल्टीमेटली इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन होता है। और मैं समझता हूँ कि इसी से वॉर की सिचुएशन पैदा होती है। तो एक जो वॉलेटाइल सिचुएशन है मिडिल ईस्ट में, उसमें अमेरिका ने अपनी तरफ से प्रोवोक किया है और वो चाहता है कि ईरान के रिटेलिएशन के साथ साथ जो अमेरिका में प्रोपेगेंडा मशीनरी है, CNN वगैरह जो उनकी मीडिया है, उसके जरिए वो एक वॉर यूफोरिया जनरेट करें। जी बिल्कुल। मुहिबुल हक साहब, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ माहिर आलम उमूर शकील शमसी साहब भी जुड़ चुके हैं। शकील शमसी साहब, आपका खैर मकदम है। शकील साहब, आपसे ये जानना चाहूँगी कि अमेरिका की जो ये फॉरेन पॉलिसी है, वॉर नहीं चाहिए लेकिन वॉर नहीं चाहने के लिए वॉर खड़ा कर देते हैं, क्या कहेंगे? क्या अमेरिका की ये पॉलिसी रही है कि वो मशरिक़ वस्ता में कुछ ना कुछ करता रहे और इलेक्शन से पहले, जैसा कि अभी पेशो मुकर्रर ने भी कही बात के, जो उनकी कोशिश होती है कि वो कुछ ना कुछ करें वहां पर और इलेक्शन जीतने के लिए वहां का सुदूर की एक आ रही है। कभी अफगानिस्तान में, कभी वो चाहेंगे कि इराक में करें। पहले इराक उनका दुश्मन था, इराक के फिर दोस्त बन गए, फिर वो ईरान के ईरान से तो बहुत पुरानी दुश्मनी है उनकी, लेकिन है कि वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ऐसा स्टेप उठाते रहते हैं जिससे वार मॉन्गरिंग उनका एक शौक है, उसको हवा देना जंग को, ये अमेरिकियों का एक शौक है। और वो ऐसे इलाकों में कि जहाँ के ऊपर उनको ऊपर डायरेक्ट अटैक कोई करने की पोजीशन में ना हो, वो अपनी वुसअतों का, अपनी ताकत का इस्तेमाल करके
उन मुल्कों को तबाह करें। बिल्कुल। शकील साहब, मिडिल ईस्ट ऑलरेडी जो है काफ़ी अनस्टेबल है, कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर्स की वजह से जो तबाही मची हुई है मिडिल ईस्ट में। ऐसे में अमेरिका का बार बार, क्योंकि ईरान जो है अमेरिका के सामने डट कर खड़ा हुआ था, लेकिन उसको क्रश करने की जिस तरह से अब कोशिशें अमेरिका की जानिब से हो रही है, तो और भी मिडिल ईस्ट में कितने हालात बिगड़ सकते हैं? देखिए, मिडिल ईस्ट में तो हालात बिगड़ ही रहे हैं, कोई है नहीं, ठीक नहीं, क्योंकि लीबिया एक तरफ चल रहा है जहां पर भी अमेरिकन इंटरेस्ट है, यमन में अमेरिकन इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, सीरिया में पहले से इन्वॉल्व है वो, और वो तुर्की को भी आंखें दिखाता है। वो ईरान की तो खैर 1953 से दुश्मनी है उसकी, कि जब डॉक्टर मुसद्दक जो थे उनका तख्ता पलट के उसने शाह को बिठाया था, रजा शाह पहलवी को बिठाया था CIA ने, तब से चला आ रहा है ये मसला पूरा। और फिर बाद 40 साल से दुश्मनी डायरेक्ट चली आ रही है इस्लामी इनकलाब के बाद से। तो ईरान के साथ तो उनकी होती रही है, किसी न किसी शक्ल में झड़पें होती रही हैं। कभी उन्होंने ईरान का मुसाफिर बर्दार जहाज गिरा दिया, कभी उन्होंने ईरानी इंस्टॉलेशन को निशाना बनाने की धमकी दी। वो तो मुसलसल चलता रहेगा और कभी भी वो नहीं चाहेंगे कि सुकून रहे, क्योंकि एक तो अमेरिका वहाँ कुछ लोगों का दोस्त बनता है, कुछ का दुश्मन, और वो दोस्त बनकर उन जमीनों पर अपने फौजी अड्डे कायम करता है, अपने फौजियों को बिठाता है। ये उसकी स्ट्रेटेजी है, इसलिए वो आपस में भी लड़वाता है उनको, और वो चाहता है कि मुसलमानों में आपस में लड़ाई होती रहे और वो बंदरबाट करता रहे उसमें। शकील साहब, अब ईरान, क्योंकि ईरान में काफ़ी ज़्यादा गमो गुस्सा देखने को मिल रहा है, बल्कि जहाँ पर भी मुसलमान हैं गमो गुस्सा वहाँ पर लोगों में देखने को मिल रहा है। ऐसे में ईरान बार बार रिटेलिएट करने की बात कर रहा है, तो क्या आगे का स्टेप ईरान का हो सकता है? जिस तरह से वर्ल्ड वॉर की बातें भी इस पर काफ़ी ज़्यादा उठ रही है, क्या ये शुरुआत है कि मज़ीद जंगें हो सकती है? क्या उस तरफ बढ़ रहे हैं? नहीं, अभी वर्ल्ड वार का तो मुझे नहीं लगता, लेकिन ईरान की तरफ से रिटेलिएशन के पैमाने पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि ईरान के पास ऐसे हथियार तो नहीं कि जो अमेरिका के अंदर वार कर सकें जी। वो जो गल्फ में अमेरिकन इंटरेस्ट हैं, जो अमेरिकन एलाइज हैं, उनका बहरीन में 5वां बहरी बेड़ा है जिसका दफ्तर बना रखा है। उन्होंने अपनी बेसेस और जगह बना रखी कई मुल्कों में जहाँ से वो हमले करते हैं। तो वो और फिर उनका फ्लीट घुमा करते हैं उनके, अभी वो तैयारा बरदार जहाजों को भेजना शुरू करेगा सब कुछ जी। तो वो ईरान की तरफ से रिटेलिएशन का वो जवाब देने को कहा है, और ट्रम्प ने कहा है कि हम उनके 52 सकाफती मरकजों पर हमला करेंगे। उस सकाफती को वो मजहबी रोजे भी शामिल हैं जो बहुत ही मुकद्दस हैं ईरानियों के लिए, उसको गिराने की धमकी दी है उसने, जो इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है। लेकिन इंटरनेशनल लॉ जो होते हैं वो अमेरिका के लिए होते नहीं हैं, वो सिर्फ दूसरों के लिए होते हैं, ताकि अमेरिका उनका मजाक उड़ाकर जब भी चाहे उनको उनके खिलाफ इस्तेमाल करे। तो ईरान की तरफ से रिटेलिएशन। जी बिल्कुल। मुहिबुल हक साहब, आपसे जानना चाहूंगी जी, जिस तरह से मुहिबुल हक साहब, जिस तरह से बार बार कोशिश होती रही है, यूरोपियन ममालिक जो है वो भी कोशिश करते आ रहे हैं कि ईरान जो है न्यूक्लियर पावर बनने से रुक जाए, जो तजुर्बात करने जा रहे थे उससे रुक जाए, तो अब खास तौर से वेस्ट वर्ल्ड में किस तरह सा रिएक्शन हम देखने को मिल रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये हमें याद रखना चाहिए कि इस इमारियत या इंटीरियरिज्म जो होती है उसके बहुत सारे डायमेंशन होते हैं। उसके इकोनॉमिक डायमेंशन भी होते हैं, पॉलिटिकल और कल्चरल डायमेंशन भी होते हैं, और उसका एक बहुत बड़ा डायमेंशन देखने में आता है ये जो न्यूक्लियाई इस्तेमारियत जिसे कहते हैं, न्यूक्लियर डायमेंशन जो इसका है। ये बड़ी अजीब सी बात है कि अमेरिका और रूस जिसके पास, दोनों के पास मिला करके तकरीबन 16,000 से ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब मौजूद है, और ये न्यूक्लियर बॉम्ब पूरी दुनिया को कई बार तबाह कर सकते हैं। और ये उसी के साथ साथ यूरोपियन पावर्स में अगर आप देखें तो सिर्फ यानी जो अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर्स हैं जिनका जिक्र है सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव प्लेसमेंट ट्रीटी में, वो भी तकरीबन 45 न्यूक्लियर कैपेबल स्टेट्स हैं। लेकिन अजीब सी बात यह है कि यूरोपियन पावर्स की तरफ से तमाम प्रेशर ईरान पे बनाया जा रहा है कि वो अपनी न्यूक्लियर तनसीबात खत्म कर दे, उसका कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम ना हो। लेकिन दूसरी जानिब इजराइल जो एक न्यूक्लियर पावर है और मिडिल ईस्ट में अकेला न्यूक्लियर पावर है, उससे कोई भी प्रेशर अमेरिका की तरफ से या यूरोप की तरफ से नहीं बनता। हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो पूरी दुनिया में जो इनकी थीसिस है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की, जिसे सैमुअल पी हंटिंगटन ने एडवांस किया था, तो उस क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन पे यकीन रखते हैं कि वेस्टर्न पावर्स के पास या उनके एलाइज जैसे इजराइल के पास जो तमाम एट्रोसिटीज कमिट करता है, अगर उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं तो कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाएंगे तो दुनिया के अमन सलामती को खतरा हो जाएगा। तो ये एक न्यूक्लियाई इस्तेमारियत की पॉलिसी है, लेकिन वो कंसर्न जरूर है
क्योंकि जो दुनिया की इकोनॉमिक कंडीशन है आजकल, अगर आप इंटरनेशनल इकोनॉमी की हालत देखें तो अगर ईरान और अमेरिका के बीच में कोई जंग छिड़ती है तो ये उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट तमाम कंट्रीज पे, यूरोप पे भी पड़ेगा। इस वजह से वो लोग कंसर्न है। अदरवाइज उनकी कोशिश होती है कि डिसआर्म कर दें ज्यादातर मुस्लिम ममालिक को, बतौर खास ईरान जैसे ममालिक जो अपनी सॉवरेंटी, अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए खास करके बहुत ही कंसर्न रहते हैं, जिन्होंने अभी तक कोई बेस नहीं प्रोवाइड किया है, अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं किया है, किसी भी इस्तेमाली ताकत के आगे सरेंडर नहीं किया है, तो ये कोशिश उनकी रहती है। बिल्कुल। शकील शमसी साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह से इसके बाद फिर इराक में भी बातें उठी थी कि अमरीकी फ़ौजियों को वहाँ से इनखला के लिए बोला जाएगा, बल्कि जो भी वहाँ पर गैर मुल्की फ़ौजी होंगे, जिस पर अमरीका की धमकी भी जो है एक तरह से सामने आई थी, धमकियाँ भी दी गई थी, उसको लेकर इस वक्त क्या मज़ीद टेंशन बढ़ रही है इराक में और दीगर मुल्कों में? जी शकील शमसी साहब, आप तक हमारी आवाज़ पहुंच पा रही है? आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह से ये जब पूरा मामला हुआ तो उसके बाद इराक में बात उठी थी कि जितने भी गैर मुल्की फ़ौजी उनके इनखला की बात उठी थी, जिस पर अमेरिका काफ़ी बरहम भी हो गया था और धमकी भी दे दी थी। तो क्या मज़ीद कशीदा अब दीगर ममालिक के साथ भी अमेरिका के हालात हो रहे हैं? शकील शमसी साहब के साथ शायद हमारा राब्ता मुनक़ते हो गया है। मुहिबुल हक साहब, आपसे यही सवाल दोहराना चाहूँगी कि क्या अब इराक में भी जो इराक ने रिएक्शन दिया था, एक बयान भी सामने आया था, उस पर अमेरिका ने धमकियाँ भी जो है देना शुरू कर दिया था, तो क्या और भी ज़्यादा अपना पावर का होल्ड दिखाया जा रहा है अमेरिका की जानिब से? और अगर नहीं मानी जाए, एक तरह से उस बयान में ऐसा कहा गया था अमेरिका की तरफ से, अगर उनके बात नहीं मानी गई तो वो और भी कई ज़्यादा जो है हार्श सैंक्शंस लगाएगा इराक पर। देखिए, वो जैसे कहते हैं कि गलती के बाद गलती करना, यानी एक तरफ अमेरिका ने पहले ही एग्रेशन दिखाया ईरान के खिलाफ, अब इराक में जो उनकी 5000 फौजें मौजूद हैं और जो इराक के पार्लियामेंट में जो इराक के कलेक्टिविज्म या इराक के जो कलेक्टिव विश है, कलेक्टिव विल है, उसको रिप्रेजेंट करता है, उसने रेजोल्यूशन पास कर दिया कि तमाम गैर मुल्की अफवाज को इराक से जाना चाहिए। उसके बावजूद जो अमेरिका इसे अमेरिका जो है सॉवरेन नेशन स्टेट की तरह, एक रेस्पॉन्सिबल नेशन स्टेट की तरह कम बिहेव कर रहा है, और जिसे कहते हैं दुनिया में जैसे गुंडागर्दी जिसे किसी नेशन के कायम हो जाए, उस तरह से बिहेव कर रहा है कि उनकी कलेक्टिव विजन के खिलाफ, उनकी मर्जी के खिलाफ वहाँ मौजूद रहना चाहता है। तो ये जारहियत है, ये ना सिर्फ ये इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है, बल्कि इराक की सॉवरेंटी, इराक की जो अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, उसका भी वायलेशन है। यानी हमारी फौज जबरदस्ती वहाँ मौजूद रहेगी, आपकी मर्जी के खिलाफ मौजूद रहेगी, एज इफ इराक इज टेरिटरी व्हिच हैज बीन ऑक्युपाइड बाय देम। तो अल्टीमेटली मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस की अपनी एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ जाती है अगर कोई भी नेशन स्टेट बतौर खास इस तरह से बिहेव करे तो। बिल्कुल मुहिबुल हक साहब, वो जिस तरह से अमेरिका बिहेव कर रहा है कि चाहे जिस तरह की शर्तें रख रहा हो, भले ही वो मुनासिब ना हो, लेकिन अगर कोई मुल्क उस पर आवाज़ उठा दे तो सैंक्शंस का एक नारा लेके, एक जो है डिमांड लेके और धमकी लेके सामने आ जाता है, जो कि सही नहीं है, इंटरनेशनल कानून के हिसाब से भी सही नहीं है। लेकिन बावजूद इसके अमेरिका जो है एक के बाद एक इस तरह की गलतियाँ लगातार करते ही जा रहा है। मुहिबुल हक साहब, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। अमरीकी हमले में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत के खिलाफ दीगर ममालिक की तरह हिंदुस्तान में भी अमरीका के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। आज दिल्ली में अमरीकी सफारतखाने के बाहर मुजाहिरीन ने एहतजाज करते हुए कहा कि हिंदुस्तान को इस मामले में ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि जनरल कासिम सुलेमानी ने ईरान और हिंदुस्तान के रिश्ते को मजबूत करने में अहम रोल अदा किया था। यहाँ अमेरिकन एम्बेसी पर जो हम लोग जमा हुए हैं, उसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि जनरल कासिम सुलेमानी, जो कि ईरान की अल-कुद्स ब्रिगेड के कमांडर इन चीफ थे, उनको अमेरिका ने इराक के अंदर
अटैक करके एयर स्ट्राइक के ज़रिए से उनका मर्डर किया और ये एक पॉलिटिकल मर्डर है। उनकी शहादत आज पूरी दुनिया के लिए एक इनकलाब बन के उभरी है। और जनरल कासिम सुलेमानी एक ऐसी शख्सियत थे कि जिन्होंने हमेशा भारत के साथ अच्छे सहयोग बनाने में मदद की है। उन्होंने कुलभूषण जाधव के मामले में भारत की मदद की, चाबहार पोर्ट के मामले में चाइना का जब मसला आया तो उन्होंने भारत के साथ, और जब वो 40 नर्सें भारत की तिकरीत में गिरफ्तार कर ली गई थी ISIS के ज़रिए, उस टाइम में जनरल कासिम सुलेमानी ने भारत की मदद की थी। ऐसी सूरत में हम अमेरिका के इस इक़दाम की कड़ी निंदा करते हैं और भारत सरकार से हमारा ये मुतालबा है कि वो खुलकर ईरान के समर्थन में इस वक्त खड़ा हो। जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के खिलाफ दिल्ली में अंजुमन हैदरी के बैनर तले एहतजाज हुआ। इस मौके पर बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए। मारूफ शिया आलिम कल्ब जवाद ने कहा कि अमेरिका की ये रिवायत रही है कि वो जिसे अपना दोस्त बनाता है उसे बर्बाद कर देता है। तारीख इस बात की गवाह है और हिंदुस्तान को भी ये बात समझना चाहिए। जनरल कासिम सुलेमानी को बगदाद के हवाई अड्डे पर अमेरिका द्वारा मार दिए जाने के विरोध में जहां पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, तो दिल्ली में भी ये प्रदर्शन देखने में आ रहा है। शिया समुदाय के लोग आज सड़कों पर उतर चुके हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि कॉल दी गई थी कि अमेरिकी सफारत खाने, अमेरिकी एम्बेसी के पास इसको किया जाएगा, लेकिन पुलिस ने यहाँ पर रोक दिया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस तैनात है। और तीन मूर्ति के पास ये चाणक्यपुरी थाना है जहाँ पर इस प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है और अमेरिका के खिलाफ लगातार यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। खास बात यह है कि इस पूरे प्रदर्शन में मौलाना कल्बे जवाद भी यहाँ पर पहुँचे हैं और दूसरे शिया धर्मगुरु भी वो यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर एक पुतला भी फूंक दिया गया है। मौलाना आज सीधे तौर पर दुनिया से आप क्या कहना चाहते हैं? हम यहाँ ही कहने आए हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट जो है वो अमेरिका है। दुनिया का जितना भी टेररिज्म है वो अमेरिका की तरफ से फैला हुआ है। इसराइल, अमेरिका, पाकिस्तान, सऊदी अरब, ये सब टेररिस्ट मुल्क हैं। ये जितने पकड़े गए हैं, ये जो ट्विन टावर्स पर हमला हुआ था, ट्विन टावर्स पर जो अमेरिका का हमला हुआ था, कौन पकड़ा गया था? सब सऊदी पकड़े गए थे। 100% सऊदीज थे कि जिन्हें ट्विन टावर्स पर अमेरिका में हमला किया था। आप उसी को सपोर्ट कर रहे हैं, सऊदी अरब को, कि जिनके लोगों ने आपके हमला किया, वहाँ के ऊपर टेररिस्ट हमला किया है। तो इसका मतलब है कि टेररिज्म जितना भी है वो अमेरिका की सपोर्ट से, सऊदी अरब की सपोर्ट से, इसराइल की सपोर्ट से और पाकिस्तान की सपोर्ट से हो रहा है। लिहाजा हम इस तमाम आतंकी मुल्कों के खिलाफ यहाँ पर जमा हुए हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इसराइल हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो पाकिस्तान हो। फंडिंग जो होती है सऊदी अरब से होती है, प्लानिंग जो होती है इसराइल अमेरिका की होती है और मैन पावर जो है वो पाकिस्तान फराहम करता है। ये पूरा बना हुआ है पूरा एक तरह से, जो पूरी दुनिया में तबाही और बर्बादी फैला रहे हैं। अमेरिका लगातार धमकी दे रहा है ईरान को और हमला करने की धमकी दे रहा है। देखिए, धमकी वो दे रहे हैं, लेकिन देखिए हम तो नहीं समझते उनकी हिम्मत होगी, क्योंकि तमाम दुनिया एक तरफ हो जाएगी फिर, क्योंकि दुनिया जो है वो मजलूमों के साथ है, जालिमों के साथ नहीं होती है दुनिया। तो हम तो समझते हैं पूरी दुनिया को इस वक्त ईरान का साथ देना चाहिए, इराक का साथ देना चाहिए, क्योंकि ISIS को जिसने ख़त्म किया है वो जनरल सुलेमानी है। दाइश को ख़त्म करने वाले जनरल सुलेमानी है और दाइश को बनाने वाला अमेरिका, इसराइल और सऊदी अरब है, इसलिए मारा गया है उनको। तो ये मौलाना कल्ब जवाद हैं जो बता रहे हैं जिस तरीके से कासिम सुलेमानी साहब को मार दिया गया और अब लगातार वहाँ पर तनाव बढ़ रहा है। भारत सरकार से आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या भारत सरकार से भी आप लोग कोई डिमांड कर रहे हैं? हमारी भारत सरकार से डिमांड ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो टेररिस्ट नंबर 1 है। उसका खुद दामाद इस टाइम जो ऑयल के बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है सऊदी अरब के शाह सलमान के साथ, और इन्होंने मिलकर एक साजिश रची है जिसकी वजह से हमारा जो इंडिया का ऑयल है वो हमारा महंगा खरीदा जा रहा है, क्योंकि हम लोगों का इंपोर्ट ईरान और इराक से कम हो गया है और हम USA की जो कंपनीज है उनसे परचेज कर रहे हैं, जिस वजह से महंगाई भी बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है। तो हम यहाँ पर ये भारत सरकार से ये हमारी डिमांड है कि वो फौरी तौर पे इसके ऊपर ईरान का साथ दें और
जो ये डोनाल्ड ट्रंप है, इसके खिलाफ हम लोगों को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में भी जाना चाहिए और भारत सरकार को यूएनओ के अंदर इसके ऊपर बात उठानी चाहिए कि ये जो जिस तरीके से आतंकवादी हमला करके शहीद किया गया है कासिम सुलेमानी साहब को, उसके ऊपर इंसाफ होना चाहिए। आपका जो विरोध है, आपका जो एहतजाज है, क्या वो अमेरिका के खिलाफ है या सऊदी अरब के खिलाफ है? हमारा एहतजाज अमेरिकन जो सिटीजन है उनके खिलाफ नहीं है। हमारा एहतजाज आतंकवादी नंबर 1 डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ है, क्योंकि हमने ये देखा है कि खुद अमेरिकन सिटीजन ने बहुत बड़े पैमाने पर शहीद कासिम सुलेमानी के फेवर में एहतजाज किए हैं। तो जो वहाँ के सिविलियंस है वो भी इनसे परेशान है, इनकी आतंकवादी गतिविधियों से परेशान है, वो भी सफर कर रहे हैं। तो हम लोग डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो आतंकवादी है उसको एक्सपोज करने के लिए, बेनकाब करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए। देखिए, एक बड़ा मुद्दा यह है कि इस पूरे मामले में देखा जाए तो भारत का जो तेल आयात होता है वो 80% के करीब होता है ईरान से, और अगर वहाँ पर हालात बिगड़ते हैं तो कहीं ना कहीं भारत को भी उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन आज जो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर लोग सड़कों पर उतरे हैं और ख़ास तौर से लोगों का कहना है कि अमेरिका जो कर रहा है उसके साथ साथ लोग सऊदी अरब को भी इस पूरे मामले में जिम्मेदार बता रहे हैं। कैमरामैन रमेश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 उर्दू। जेएनयू तशद्दुद मामले में पुलिस ने व्हाट्सएप ग्रुपों की जांच शुरू की है। सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप ग्रुपों की स्क्रीनशॉट्स शेयर हुए थे। पुलिस ने इन ग्रुपों के नंबरों पर भी कार्रवाई की है। पुलिस जराये के मुताबिक उनमें से ज्यादातर नंबर बंद आ रहे हैं। जराये के मुताबिक तशद्दुद के वक्त इन नंबरों की क्या लोकेशन थी, उसका जायजा CDR से लिया जाएगा। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया का कहना है कि दिल्ली में इस बार लोग दिल्ली में हुए काम पर वोट करेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोग बहुत समझदारी से इस बार भी वोट करेंगे। 8 तारीख को दिल्ली का एक एक वोटर जाके मतदान करेगा दिल्ली के काम पे। पहली बार दिल्ली में उन्होंने एक ऐसा मुख्यमंत्री देखा है जो लोगों की ज़िंदगी से जुड़े हुए काम करता है, उनकी शिक्षा से जुड़े हुए काम करता है, उनके घर के बिजली के बिल कम करता है, उनके घर के पानी के बिल कम करता है, उनके अगर दवाई की ज़रूरत पड़े तो दवाई के बिल कम करवाता है, उनके आसपास की गलियां बनवाता है, लोकल लेवल पे उनको तीर्थ यात्रा कराता है। पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री देखा तो जो उनको रिश्वत से निजात दिलाता है, तो लोग उस पर वोट करेंगे। तो दिल्ली के लोग जान रहे हैं कि जहाँ जहाँ बीजेपी सत्ता में है वहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल सबके खर्चे बढ़ रहे हैं। तो आम आदमी अपने वोट को इस बार ठीक से खर्च करेगा जैसे पहले किया था, और उसके ज़िंदगी में जुड़े हुए बहुत ज़रूरी जो खर्च हैं उन पर लगाम लगती है। मैनिफेस्टो में फिर से एक परिवार के लोगों की तरह, जैसे अरविंद केजरीवाल जी एक परिवार के बड़े भाई की तरह से भूमिका निभाते हैं, बिजली के बिल कम करने से लेकर पानी के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के और आसपास के डेवलपमेंट के, दिल्ली के लोगों की ज़िंदगी बदलने के लिए फिर से काम करेंगे। उसमें जो भी ज़रूरी होगा वो चीज़ें लेकर आएंगे। दिल्ली असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान हो चुका है और उसके साथ ही तमाम सियासी पार्टियां इंतखाबात की तैयारियों में लग गई हैं। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी अपने काम की बुनियाद पर एक बार फिर वापसी की बात कर रही है, तो वहीं बीजेपी वजीर आजम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर इलेक्शन में कामयाबी का दावा कर रही है। कांग्रेस के लिए दिल्ली का इलेक्शन एक चैलेंज बन गया है। और हमारी राजनीतिक पार्टी है तो हमें किसी के मुद्दे लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे अपने मुद्दे हैं जिसके ऊपर हम चुनाव लड़ते हैं। अब जैसे 15 साल दिल्ली में हमारी सरकार रही तो दिल्ली का 5,000 करोड़ का बजट हम 35,000 करोड़ पे ले गए शीला जी, और वो सारा जो डेवलपमेंट का काम था और जो इतना बड़ा स्वरूप आप दिल्ली का आज देख रहे हैं वो उन्हीं की वजह से है, हमारी सरकार की वजह से। हम झूठ नहीं बोलते। ये दोनों पार्टियां अगर इनका मैनिफेस्टो 5 साल पुराना उठाकर देख लें तो शायद मेरे ख्याल से 5-7% इन्होंने अपने प्रोमिसेस पूरे करे होंगे, बाकी सब झूठ बोला इन्होंने। वही बात बीजेपी के साथ है। मैं दोनों की कमियां गिनवा सकता हूं। तो हमारे अपने मुद्दे हैं कि हम दिल्ली वालों की सेवा करते रहे हैं और आगे भी हम इनकी सेवा करते रहेंगे। आप उस 15 साल को देखेंगे कहाँ से कहाँ दिल्ली पहुंच गई। रोज़ दिल्ली का स्वरूप बदलता था, नई चीज़ जुड़ती थी, फ्लाईओवर जुड़ गए, सड़कें जुड़ गई, हॉस्पिटल जुड़ गए, स्कूल जुड़ गए, पेंशन स्कीम, अनऑथराइज कॉलोनी, जे क्लास, कोई काम ऐसा नहीं है। और सबसे बढ़िया बात जो सर्टिफिकेट मिला पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का, वो उनकी सरकार को मिला था, जिसका आज बुरा हाल हो रहा है। तो हमें किसी से एजेंडा लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारा अपना एजेंडा है। हम सबसे पहली स्कीम उन्हीं के नाम से रखी है, शीला पेंशन योजना, जिसमें हम बुजुर्गों के लिए 5,000 रुपये पेंशन देने का हमने वायदा किया।
जेएनयू में तशद्दुद मामले में जेएनयू तलबा यूनियन की सदर आयशी घोष और दीगर 19 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जेएनयू इंतजामिया की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। 5 जनवरी को एफआईआर दर्ज की गई थी। आयशी और दीगर पर इल्जाम है कि उन्होंने 4 जनवरी को सर्वर रूम और सिक्योरिटी गार्डों पर हमला किया था। जेएनयू के वाइस चांसलर जगदीश कुमार ने कहा है कि मुझे भरोसा है कि जल्द ही हालात बेहतर हो जाएंगे। तशद्दुद किसी भी मसले का हल नहीं है। All our students who got injured in the incident that took place on Sunday, we hope that they will recover fast and they resume their normal life soon. The incident that took place on Sunday is a very, very unfortunate incident. Our campus is known for debates and discussions to resolve any issues. Violence is not the solution. We will find every opportunity to make sure that normalcy returns to the university. I am glad to inform you that the data servers have become functional now. The registration process is now back. All the students, whether they are in the campus or outside the campus, using the online means, they can register for the winter semester. Let us make a new beginning. Let us put all the past, whatever has happened, behind, and let us work together to make this university a great university. Thank you very much. बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।